द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के एक नए प्रस्तावित इमिग्रेशन बिल पर, बिल C-12। इसका ऑफिशियल नाम है स्ट्रेंथनिंग कैनेडाज इमिग्रेशन सिस्टम एंड बॉर्डर्स एक्ट। तो सरकार कह रही है कि इसका मकसद है भाई कनाडा की सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और जो रिफ्यूजी सिस्टम है उसको थोड़ा तेज और कंट्रोल्ड बनाना। ये बिल देखिए 8 अक्टूबर 2025 को पेश हुआ था और अभी ये सेकेंड रीडिंग स्टेज में है। मतलब इस पर अभी चर्चा चल रही है, ये कानून बना नहीं है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बिल C-12 वाकई कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम को मजबूत और निष्पक्ष बनाता है, या फिर ये रिफ्यूजीज और शायद कुछ दूसरे एप्लीकेंट्स के लिए गैर जरूरी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हमारी आज की बातचीत जो उपलब्ध जानकारी है, जैसे कि मिस्टर विकास सिंह जो पैशन ड्रिप कंसल्टेंट्स के फाउंडर हैं, उनके विश्लेषण और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स पर आधारित होगी। मेरा मानना है कि ये बिल कनाडा की सुरक्षा और उसके इमिग्रेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी के लिए एक तरह से एक जरूरी कदम है। और मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है इस पर। मुझे लगता है कि ये बिल जो है वो शरणार्थियों के अधिकारों को कहीं न कहीं सीमित करता है और जो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता है उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए, मेरा तर्क ये है कि बिल C-12 जो है वो कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी मतलब CBSA को वो ज़रूरी पावर्स देता है जिनसे वो अवैध एंट्री या फिर नकली दस्तावेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आजकल जो ये फंटानिल जैसी खतरनाक ड्रग्स की स्मगलिंग है, इन गंभीर समस्याओं से निपट सके। इससे क्या होगा कि जो शरणार्थी दावे हैं उनकी प्रक्रिया, खासकर वो मामले जहां लोग कनाडा में काफ़ी समय रह लेते हैं और फिर दावा करते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होगी। और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट IRCC को भी ये पावर मिलेगी कि वो पुराने या जो इनएक्टिव केस हैं उन्हें बंद कर सके और अगर फ्रॉड वगैरह मिलता है तो डॉक्यूमेंट्स कैंसिल या सस्पेंड कर सके। तो इससे पूरा सिस्टम एफिशिएंट बनेगा। और जैसा कि मिस्टर विकास सिंह जैसे कंसल्टेंट्स भी इशारा कर रहे हैं, जो सही डॉक्यूमेंट्स वाले छात्र हैं या जो जेन्युइन एप्लीकेंट्स हैं, उन पर इसका नेगेटिव असर नहीं होना चाहिए। ये फोकस कर रहा है धोखाधड़ी रोकने पर। हाँ, देखिए, एफिशिएंसी और सुरक्षा ये ज़रूरी बातें हैं, मैं मानती हूँ। पर मेरा ये मानना है कि इस बिल से शरणार्थियों के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। जैसे एक नियम ये है कि जो लोग 14 जून 2020 के बाद कनाडा आए हैं, अगर वो 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद शरण का दावा करते हैं, तो उनका मामला इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड IRB तक जाएगा ही नहीं। ये तो मतलब काफी बड़ी बात है। इसी तरह अगर कोई अमेरिका कनाडा बॉर्डर से मान लीजिए अनियमित तरीके से आता है बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के और 14 दिन बीत जाने के बाद शरण मांगता है, तो उसके दावे पर विचार ही नहीं किया जाएगा। और फिर वो सुरक्षित तीसरे देश वाला नियम भी है। मतलब अगर कोई अमेरिका जैसे देश से आ रहा है जिसे कनाडा सेफ मानता है और उसका वहाँ पहले से कोई स्टेटस है या एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो वो यहाँ कनाडा में शरण के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा ऑटोमेटिकली। और हाँ, आपने कहा प्रोसेसिंग तेज होगी। तेज प्रोसेसिंग का मतलब अक्सर ज्यादा सख्त स्क्रीनिंग भी होता है। तो इसमें डर ये है कि कहीं कमजोर सबूत वाले जो असली दावे हैं वो भी खारिज ना हो जाएं। ये कुल मिलाकर एक तरह से कहें तो कठोर माहौल बनाता है शरण चाहने वालों के लिए। आप इन्हें रुकावटें कह रही हैं, पर मैं इन्हें सिस्टम के मिसयूज को रोकने के लिए जरूरी मानता हूं। ये जो टाइम लिमिट्स हैं, 1 साल 14 दिन और ये सेफ थर्ड कंट्री का नियम, ये उन लोगों को ध्यान में रखकर ही तो बने हैं जो जानबूझकर देरी करते हैं या नियमों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सिस्टम की क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। देखिए, ये तर्क सुनने में तो ठीक लगता है, बिल्कुल। पर क्या हमने ये सोचा है कि ये जो सख्त नियम हैं, इनका असर उन असली शरणार्थियों पर क्या पड़ेगा, जिन्हें शायद ट्रॉमा की वजह से या दूसरी कोई जायज़ वजह से दावा दायर करने में वक्त लग जाता है, या जो बेचारे मजबूरी में अनियमित रास्तों से आते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चारा ही नहीं होता। और ये सुरक्षित तीसरा देश का नियम, ये हर व्यक्ति की अपनी जो निजी कॉम्प्लेक्स परिस्थितियां होती हैं, उनको कैसे ध्यान में रख सकता है। ये सिर्फ एक प्रोसीजरल मामला नहीं है ना, इसमें एक मानवीय पहलू भी है। कहीं ये उपाय असल में सबसे कमजोर लोगों को ही सजा तो नहीं दे रहे। मानवीय पहलू, हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। पर देश की सुरक्षा और जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसका सुचारू रूप से चलना वो भी उतना ही जरूरी है। IRCC और CBSA को ये अधिकार देना कि वो फ्रॉड या फेंटनिल स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सुरक्षा खतरों से निपट सकें, डॉक्यूमेंट्स रद्द कर सकें, बॉर्डर पर सख्ती करें, ये मेरे ख्याल से समय की मांग है। इससे सिस्टम में लोगों का भरोसा बना रहेगा। मैं मानती हूं कि फ्रॉड और सुरक्षा खतरे
ये वास्तविक चिंताएं हैं, बिल्कुल है। लेकिन जिस तरह से ये शक्तियां एक जगह केंद्रित हो रही हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। क्या इससे ये खतरा नहीं बढ़ जाता कि छोटे-मोटी गलतियों के भी बहुत गंभीर नतीजे भुगतने पड़े किसी को? मतलब अधिकार और जवाबदेही, इनमें एक संतुलन होना चाहिए ना। सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के नाम पर आप निष्पक्षता से कैसे समझौता कर सकते हैं? स्रोत सामग्री तो यही बताती है, और जैसा मैंने पहले कहा, मिस्टर विकास सिंह का विश्लेषण भी इसी तरफ इशारा करता है कि जो वास्तविक छात्र हैं या परमानेंट रेसिडेंसी पीआर के आवेदक हैं, उन पर सीधा कोई नकारात्मक असर पड़ने की आशंका कम है। बिल का जो मुख्य फोकस है वो सीमा सुरक्षा और शरणार्थी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने पर है। सीधे असर की बात शायद सही हो, लेकिन एक ओवरऑल जो सख्त माहौल बनता है और आईआरसीसी को ये अधिकार मिल जाना कि वो लंबित मामलों को रद्द कर सकती है, ये सब मिलकर एक अनिश्चितता तो पैदा करते ही हैं। देखिए, शरणार्थी नीति में जब बदलाव आते हैं ना, तो वो अक्सर पूरी आप्रवास नीति के सख्त होने का एक संकेत होते हैं। भले ही ये बिल सीधे तौर पर छात्रों या दूसरे आवेदकों को टारगेट ना कर रहा हो, पर ये पूरी व्यवस्था के बारे में एक संदेश तो देता है, जिसका असर आगे चलकर अप्रत्यक्ष रूप से शायद सब पर पड़े। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि बिल C-20 कनाडा की आप्रवास प्रणाली को सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल बनाने की दिशा में एक जरूरी और संतुलित कदम लगता है। ये दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए जो वास्तविक आवेदक हैं, उनके हितों की रक्षा करने का एक प्रयास है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि सुरक्षा के लक्ष्य अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, पर यह बिल शरणार्थियों के लिए अनुचित बाधाएं खड़ी करता है और साथ ही अधिकारियों को जो बढ़ी हुई शक्तियां मिल रही हैं, उनके चलते प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि इस बिल के इरादे और इसके जो संभावित नतीजे हैं, उन पर हमारे विचार अलग-अलग हैं, खासकर शरणार्थियों पर इसके असर को लेकर। धोखाधड़ी रोकने की जरूरत पर शायद हम दोनों सहमत हों, लेकिन उसे हासिल करने के तरीकों पर मतभेद बना हुआ है। बिल्कुल। और किसी भी ऐसे जटिल मुद्दे को गहराई से समझने के लिए अलग-अलग नजरियों पर गौर करना बहुत जरूरी होता है। जो उपलब्ध स्रोत सामग्री है, उसमें और भी कई पहलू हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। हम अपने श्रोताओं को तो यही सलाह देंगे कि वे सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए हमेशा कनाडा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें और जो अधिकृत आप्रवास सलाहकार हैं यानी ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स, उन्हीं से संपर्क करें। बिल्कुल। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।